हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने जो हमारी प्रीवियस वीडियो थी उसके अंदर हमने जेनेटिक डिसऑर्डर, जो कि आप यहां देख ही रहे हैं टाइटल जेनेटिक डिसऑर्डर। एक्चुअली में जो वीडियो का टाइटल है वो जेनेटिक डिसऑर्डर पार्ट 2 है। ठीक है, अच्छा, तो जेनेटिक डिसऑर्डर्स क्या होते हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर्स कितने टाइप के होते हैं, ठीक, और जेनेटिक डिसऑर्डर्स में अगर हमें पेडिग्री एनालिसिस दे रखा हो तो हम उसका टाइप कैसे बताएंगे कि कौन से टाइप का जेनेटिक डिसऑर्डर है। तो ये हमने डिस्कशन पिछली वीडियो में कर लिया था। आज जो हम हैं देखेंगे कि जेनेटिक डिसऑर्डर्स के जो टाइप होते हैं उनकी डेफिनेशंस क्या है, ठीक है, और जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स के टाइप में एग्जाम्पल आते हैं और जो हमारे एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, हम उन एग्जाम्पल्स को आज डिफाइन करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए अब हम लोग शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो आइए अब हम लोग देख लेते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर का टाइप नंबर 1, जो कि मेंडेलियन डिसऑर्डर्स है। ठीक, मेंडेलियन डिसऑर्डर्स को जीन रिलेटेड डिसऑर्डर्स भी बोल देते हैं। आपको पता ही है कि जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं, मैं थोड़ा सा रिकैप कर देता हूं कि जेनेटिक डिसऑर्डर्स जो होते हैं वो या तो जीन्स में या क्रोमोसोम्स में होने, मतलब उनमें प्रॉब्लम म्यूटेशन हो जाने की वजह से या एबनॉर्मलिटीज आ जाने की वजह से होने वाली प्रॉब्लम्स को जेनेटिक डिसऑर्डर्स बोलते हैं। ठीक है, अब हमने कल ये पढ़ लिया था कि जेनेटिक डिसऑर्डर्स दो टाइप के होते हैं, या तो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स होंगे या जीन रिलेटेड डिसऑर्डर्स होंगे। जीन रिलेटेड डिसऑर्डर्स का दूसरा नाम क्या था? मेंडेलियन डिसऑर्डर्स। ठीक है, ये भी बताता हूं कि किनको मेंडेलियन डिसऑर्डर्स ही क्यों कहा। ठीक है, अच्छा, तो ये क्लियर होगी कि दो टाइप के हो गए। ठीक है, अब उसके बाद क्या है, आइए इसकी डेफिनेशन ले लेते हैं पहले। डेफिनेशन इज these are mainly determined by mutation in a single gene। ठीक है, यानी कि अगर जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि भाई मैंने आपको बताया कि दो टाइप के हैं, जीन वाले या क्रोमोसोम वाले, तो सिर्फ सिंपल सी बात है, क्योंकि अगर जीन रिलेटेड वाला है तो जीन में म्यूटेशन की वजह से होगा। तो यहां पे पहले ही बता रहा है कि डिटरमाइंड बाय द म्यूटेशन, ठीक, in a single gene। These disorders are transmitted to next generation according to the principles of inheritance। ठीक है, ये वाले जो मेंडेलियन डिसऑर्डर्स जो होते हैं ये अगली जनरेशन में जो ट्रांसफर करेंगे ये फॉलो करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस को फॉलो करेंगे। ठीक है, इसीलिए इनको मेंडेलियन डिसऑर्डर्स भी कह देते हैं। अच्छा, एंड कैन बी स्टडीड बाय द पेडिग्री एनालिसिस। पेडिग्री एनालिसिस उस ग्राफ को या ट्री को कहते हैं जिसमें हम सिंबल्स का यूज करके फैमिली की हिस्ट्री को पढ़ते हैं। ठीक है, और डिजीजेस के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो ये है मेंडेलियन डिसऑर्डर्स। अब मेंडेलियन डिसऑर्डर्स भी फर्दर दो टाइप के होते हैं। ठीक, एक तो ऑटोसोमल और एक सेक्स लिंक्ड। देखिए मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं। सपोज कीजिए क्रोमोसोम है, ठीक है, अब क्रोमोसोम में अगर क्रोमोसोम की वजह से डिसऑर्डर आया तो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। ठीक है, मगर आपको क्योंकि ये जो जीन रिलेटेड डिसऑर्डर्स की बात कर रहे हैं, तो ये जो जीन्स है, जीन्स में अगर डिसऑर्डर आता है तो वो वाले डिसऑर्डर्स की बात हो रही। अब इनमें भी वो बोल रहा है कि ये भी दो टाइप के हैं। तो मैंने आपको क्या बताया, ये दो टाइप के हो गए। तो एक तो ऑटोसोमल हो गए और दूसरे कौन से हो गए? सेक्स लिंक्ड हो गए। हालांकि ये सब हम डिस्कस पिछली बार कर चुके हैं। ठीक है, अब ऑटोसोमल और सेक्स लिंक्ड में क्या फर्क हो गया कि भाई जब क्रोमोसोम्स भी दो टाइप के होते हैं। ठीक है, एक सोमैटिक क्रोमोसोम्स और एक कौन से वाले होते हैं? सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, सेक्स क्रोमोसोम्स में एक्स या वाई या एक्स एक्स। ठीक है, और बाकी ऑटोसोमल्स में बाकी कॉमन होता है, मेल फीमेल दोनों में कॉमन रहेंगे। यानी कि 22 पेयर्स ऑफ, जो 22 का जो सेट बनता है, एक पेयर बनता है, वो जो रहेगा वो ऑटोसोमल्स है, और बाकी का जो होता है एक सेट वो सेक्स वाला होता है। तो अगर, ठीक, ऑटोसोम वाले क्रोमोसोम के, ठीक है, जीन में डिसऑर्डर है, ठीक है ना, यानी कि जो मैंने आपको बताया क्रोमोसोम्स दो टाइप के हैं, जो ऑटोसोम्स यानी कि 22 तो ऑटोसोम्स वाले होते हैं, 22 इंटू 2 ऑटोसोम्स होते हैं, और बाकी 1 का सेट, यानी कि एक बच गया ना, 1 इंटू 2,
ठीक है, ये सेक्स वाला होता है। तो अगर इनके जीन्स में अगर प्रॉब्लम आ जाए तो ऑटोसोमल कहलाएगा, इधर वाले सेट के, ठीक है, जो ऑटोसोमल वाले हैं। अगर जो सेक्स क्रोमोसोम के किसी जीन में दिक्कत आ जाए तो सेक्स लिंक्ड मेंडेलियन डिसऑर्डर कहलाएगा। क्लियर है बात? ठीक है, अच्छा, तो आइए अब देखते हैं कि ऑटोसोमल और सेक्स लिंक्ड के भी फर्दर टाइप कौन कौन से हैं। तो ऑटोसोमल के फर्दर दो टाइप है, एक तो ऑटोसोमल डोमिनेंट और दूसरा टाइप था ऑटोसोमल रिसेसिव। ऐसी सेक्स लिंक्ड के भी फर्दर दो टाइप थे, सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट और सेक्स लिंक्ड रिसेसिव। अब ये सिंपल सी बात है कि डोमिनेंट और रिसेसिव का फर्क क्या है उसको समझ लेते हैं, दोनों में क्योंकि सेम बात आती है। जो डोमिनेंट वाला जो केस है, ठीक है, क्योंकि अब ये तो हमें टर्म समझ में आ गई कि ऑटोसोमल वाला हो या सेक्स लिंक्ड वाला हो, ठीक है, बट सिर्फ अब डोमिनेंट और रिसेसिव टर्म रहती है तो उसको हम समझ लेते हैं। डोमिनेंट वाले टर्म में क्या होगा, ठीक है, अगर सिंगल एलील से, ठीक है, सिंगल एलील से बीमारी दिख जाए, ठीक है, तो वो तो डोमिनेंट हो गई, ठीक है। वो बात अलग है कि वो एलील किसका है, कौन से का है, ठीक है, वो ऑटोसोमल क्रोमोसोम के किसी जीन का है तो वो ऑटोसोमल डोमिनेंट, ठीक है, जीन रिलेटेड डिसऑर्डर कहलाएगा, ठीक है ना। अच्छा, और अब रिसेसिव की बात कर लेते हैं। तो रिसेसिव क्या होगा कि जो रिसेसिव के केस में क्या होता है, रिसेसिव की केस में क्या होने वाला है कि अगर डबल, ठीक है, एलील की प्रेजेंस में बीमारी दिखे, डबल एलील्स की प्रेजेंस में बीमारी दिखती है तो वो फिर रिसेसिव की कंडीशन कहलाती है, ठीक है। अच्छा, तो अब ये हमें पूरी बात तो हमें यहां क्लियर हो गई है। अब मेन जो एक्चुअली में है वो है डिजीजेस, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि इनमें से सारे तरीके के जो हमने, देखो टाइप्स तो सारे तरीके के लिए हैं, मगर सभी तरीके के टाइप्स की डिजीजेस हमारे एनसीईआरटी बुक में मेंशन नहीं है, यानी कि 12th के सिलेबस में मेंशन नहीं है। तो उनमें से जो हमारे सिलेबस में मेंशन है उनको हम लोग डिटेल में लेने वाले हैं। तो अब जो पहली मेंशन्ड डिजीज आ रही है उसका नाम है हीमोफीलिया। तो आइए अब हम लोग हीमोफीलिया डिजीज को डिटेल में लेते हैं। अब हम लोग मेंडेलियन डिसऑर्डर के एग्जांपल लेंगे, ठीक है। अब मेंडेलियन डिसऑर्डर्स में जो पहला एग्जांपल हम लेने जा रहे हैं वो है हीमोफीलिया, ठीक है। अच्छा, तो अब हीमोफीलिया क्या है पहले इसकी मतलब समझते हैं क्या है। इट इज एन इनहेरिटेड ब्लीडिंग डिसऑर्डर, ठीक है, यानी कि खून से संबंधित बीमारी है, ब्लड से संबंधित बीमारी है, ठीक है। अच्छा, और इनहेरिटेड डिजीज है, ठीक है, पीछे से जनरेशन टू जनरेशन आने वाली बीमारी है। इन विच द ब्लड डज नॉट क्लॉट प्रॉपरली, यानी कि इस बीमारी में खून नहीं जमेगा। अगर किसी व्यक्ति को बीमारी है, ठीक है, तो उस व्यक्ति के चोट लग जाने पर खून रुकने वाला नहीं है, ठीक है। अच्छा, चलिए खैर ये तो डेफिनेशन हो गई। अब बात कर लेते हैं इसकी थोड़ी हिस्ट्री की, ठीक है। तो इसके बारे में जो पता लगाया था वो पता लगाया था जॉन ओटो ने 1803 में, 1803 में जॉन ओटो ने इसके बारे में पता लगाया था। रिपोर्टेड दिस हेरिडिटरी डिजीज फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है, पहली बार इसके बारे में इन्होंने बताया। अच्छा, क्वीन विक्टोरिया जो कि इंग्लैंड की रानी होती हैं, ठीक है, क्वीन विक्टोरिया जो कि इंग्लैंड की रानी थी, उनके बच्चों में एंड हर प्रोजेनी, उनके अंदर भी थी और उनके बच्चों में भी थी, वर हैविंग दिस डिजीज, ठीक है। ये बीमारी महारानी जो थी इंग्लैंड की क्वीन विक्टोरिया उनमें भी थी और उनके आगे आने वाली पीढ़ी में भी जो आगे बचे हुए उनमें भी थी, ठीक है। अच्छा, अब इसके अदर नेम्स की बात कर लेते हैं कि इसके दूसरे नाम क्या हैं। तो इसके दूसरे नाम क्या है, इसको ब्लीडर्स डिजीज भी कहते हैं, इस नाम से पूछा जा सकता है, और इसको रॉयल डिजीज भी कहते हैं। अब रॉयल डिजीज तो क्योंकि ये महारानी के परिवार को थी तो इसलिए इसको रॉयल डिजीज कहते हैं, ठीक है। तो ये हमने अभी टर्म्स देख ली, हीमोफीलिया क्या है, हिस्ट्री क्या है और अदर नेम क्या है। आगे चलते हैं। तो आइए अब हीमोफीलिया के कॉजेस के बारे में जान लेते हैं कि क्या है इसका कॉज। तो क्या है, इट इज कॉज्ड बाय ए रिसेसिव जीन, ठीक है। अच्छा, हीमोफिलिक जीन, यहां पे हमने उसको स्मॉल एच से डिनोट किया है, कोई पर्टिकुलर जीन का कोई नाम नहीं होता, बट यहां पे एच मान रहे हैं, स्मॉल एच, लोकेटेड ऑन एक्स क्रोमोसोम,
ठीक है, जो एक्स क्रोमोसोम है, सपोज कीजिए ये क्रोमोसोम है, ठीक है, ये लीजिए, ये एक्स क्रोमोसोम बना दिया मैंने, ठीक है। अब इस एक्स क्रोमोसोम पर कोई जीन है, ये उसकी लोकेशन है, ठीक है। तो ये जीन एक्स क्रोमोसोम पर, ये एक्स क्रोमोसोम हो गया, ठीक है, जो कि सेक्स क्रोमोसोम है, और क्या है, उस पर कोई जीन है एच, सपोज कीजिए जीन है एच, ठीक है। तो इसके प्रॉब्लम से ये बीमारी होने वाली है, यानी कि एक्स क्रोमोसोम पर मौजूद जो कि हीमोफिलिक जीन एच होता है, ठीक है, इसके डिफेक्ट की वजह से ये होने वाला है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या है कि ड्यू टू दिस डिफेक्टेड जीन, ये जो डिफेक्टेड जीन है, ठीक है, जिसको कि हेमोफिलिक जीन कह रहे हैं, सम ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स डू नॉट प्रोड्यूस, इस डिफेक्टेड जीन की वजह से, ठीक है, क्लॉटिंग फैक्टर्स, अब आपको पता है ना कि क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं, ठीक है, उसे कोगुलेशन फैक्टर्स भी बोल देते हैं, जो कि ब्लड को क्लॉट करते हैं, यानी कि खून को जमाते हैं, जब चोट लग जाती है तो क्या बोलते हैं, खून को जमा कर रोक देते हैं, जिससे कि खून बह नहीं पाता, ठीक है। अच्छा, तो ये जो क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं, उनमें से कुछ क्लॉटिंग फैक्टर्स बनते नहीं, डू नॉट प्रोड्यूस इन बॉडी, ठीक है। ऑब्वियसली जब ये बनेंगे नहीं तो खून रुकेगा नहीं, ठीक है, इसीलिए तो इसको ब्लीडर डिजीज कहते हैं, क्योंकि खून लगातार बहता रहता है। अ सिंगल जीन प्रोड्यूस द डिजीज इन मेल्स, अगर मेल के अंदर, ठीक है, सिर्फ एक जीन भी हो, क्योंकि होता तो ये एक्स पर है, पहले बोल दिया कि एक्स पर होता है, तो मेल में तो एक ही एक्स होता है ना, ठीक है, दूसरा तो वाई होता है, ठीक है। अच्छा, तो मेल में एक्स है और एक्स पर मैंने एक्स जीन दिखा दिया, तो इसका मतलब मेल के अंदर अगर ये एक एक्स क्रोमोसोम के अंदर आ रहा है तो भी मेल के अंदर बीमारी दिखा देगा, बिकॉज देयर इज नो होमोलॉग ऑफ दिस जीन इन वाई क्रोमोसोम, क्योंकि मेल में तो इस एक्स का होमोलॉग है ही नहीं, ठीक है, इस जीन का होमोलॉग मिलने वाला ही नहीं है, इसलिए ये जो जीन है, ठीक है, ये वाला जीन जो है मेल के अंदर प्रॉब्लम कॉज कर देगा। मगर फीमेल में क्या होगा, फीमेल की कंडीशन क्या है, फीमेल इन हेटेरोजाइगस कंडीशन, ठीक है। अच्छा, जैसे एक्स एक्स, मगर फीमेल के अंदर क्या हो रहा है कि अगर एक ही एक्स के ऊपर ये जीन आ रहा है, ठीक है, तो वो लेडी यानी वो फीमेल कैरियर तो रहेगी बीमारी की, मगर उसके अंदर बीमारी नहीं होगी, वो कैरियर रहेगी मगर बीमारी नहीं होगी उसके अंदर, ठीक है, वो प्रॉब्लम से ग्रसित नहीं है, मगर मेल ग्रसित रहेगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या बोलता है कि फीमेल्स सफर रेयरली ओनली इन होमोजाइगस कंडीशन, फीमेल में क्योंकि एक्स एक्स है, क्या पता दोनों एक्स एक्स पर आ जाए, ठीक है, तो ये बहुत रेयर कंडीशन होता है कि ऐसा हो जाए, ठीक है। अगर ऐसा होता है तब फीमेल के अंदर ये बीमारी आएगी, कैरियर रहेगी, ठीक है, बीमारी तब शो करेगी जब दोनों बार में आएगी, मगर मेल के अंदर क्या है कि अगर एक, क्योंकि एक्स पर आना है ना, तो मेल में अगर एक एक्स पर भी आ जाता है, क्योंकि एक्स तो ऑब्वियसली एक ही है, दूसरा तो वाई है, ठीक है, तो मेल के अंदर डिजीज दिखा देगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद सिम्टम्स क्या है, सिम्टम्स क्या है, पेशेंट कंटिन्यूज ब्लीडिंग इवन टू माइनर इंजरी बिकॉज ऑफ डिफेक्टिव ब्लड कोगुलेशन, क्योंकि उसका जो ब्लड कोगुलेशन मैकेनिज्म होता है वो क्योंकि डिफेक्टिव है, ठीक है, तो उसकी वजह से उसको लगातार खून बहता रहेगा, चाहे थोड़ी सी ही चोट क्यों ना लग जाए, ठीक है। तो अभी ये कॉजेज और सिम्टम्स हमने देख लिए, चलिए आगे चलते हैं। तो आइए अब देखते हैं टाइप्स ऑफ हीमोफीलिया, यानी कि कितने टाइप के हीमोफीलिया होते हैं। तो इट इज ऑफ 3 टाइप्स, 3 टाइप के होते हैं। नंबर 1 हीमोफीलिया ए, ठीक, ये किस वजह से होता है, ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ फैक्टर 8, ठीक है, कॉल्ड एंटी हीमोफिलिक फैक्टर, यानी कि वो जीन, जो जीन होगा तो वही एक्स क्रोमोसोम पर, मगर जो जीन रिस्पॉन्सिबल है फैक्टर नंबर 8 को बनाने के लिए उसमें प्रॉब्लम है, ठीक है। तो उस व्यक्ति में अगर हीमोफीलिया ए है, इट मींस उसके एक्स क्रोमोसोम में, ठीक है, वो वाला जीन में डिफेक्ट है जो जीन इस
फैक्टर को बनाने के लिए, यानी इस प्रोटीन को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो अब उसमें ये बॉडी में ये प्रोटीन होगा नहीं, तो उसका ब्लड क्लॉट होगा नहीं, ठीक है। और अगर इसकी वजह से ब्लड क्लॉट नहीं हो रहा है, इस फैक्टर की वजह से, तो उसको हीमोफीलिया ए कहेंगे। फैक्टर का नाम क्या है? एंटी हीमोफिलिक फैक्टर, या फिर फैक्टर 8 भी बोल देते हैं। चलिए, दूसरा जो टाइप होता है वो होता है हीमोफीलिया बी। अब ये ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ फैक्टर 9 कॉल्ड प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन कंपोनेंट, राइट। अच्छा जी, थर्ड टाइप होता है हीमोफीलिया सी, ठीक है, ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ फैक्टर 11 कॉल्ड प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसीडेंट, ठीक है। यानी कि ये 3 तरीके के हीमोफीलिया हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसका ट्रीटमेंट क्या है? इसका ट्रीटमेंट इंक्लूड्स इंजेक्शन ऑफ अ क्लॉटिंग फैक्टर जीन, या फिर मतलब या तो इंजेक्शन लगाने पड़ेंगे जीन फैक्टर के, क्लॉटिंग फैक्टर के। ये जो क्लॉटिंग फैक्टर्स है ना, जिसकी भी कमी है, उसी क्लॉटिंग फैक्टर का इंजेक्शन लगाना पड़ेगा टाइम टू टाइम, ठीक है। अच्छा, और फिर जाकर के उसको रिलीफ मिल सकता है जिसको हो रखी है। वैसे तो अब तो खैर ये इंजेक्शन आ गए हैं, जब पहले ये इंजेक्शन नहीं होते थे तो डेथ होना निश्चित था, ठीक है। अच्छा, बट क्या है कि अभी इंजेक्शन अवेलेबल है फैक्टर्स के, पता चल चुका है कि किस फैक्टर की वजह से हो रही है, तो ये फैक्टर देना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, इंजेक्शन के रूप में टाइम टू टाइम इंजेक्शन लगते हैं, तो जाकर के वो बंदा ठीक रहता है, ठीक है। अच्छा, और या फिर जीन थेरेपी करवानी पड़ेगी, ठीक है, यानी कि जीन को ही रिप्लेस करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, तो ये थे टाइप्स ऑफ हीमोफीलिया और ट्रीटमेंट। अब हम लोग जान लेते हैं क्रॉसेस, यानी कि अगर कोई हीमोफिलिक मेल की शादी कैरियर फीमेल से कराएंगे तो क्या होगा। तो कुछ क्रॉसेस है, आइए उन क्रॉसेस के बारे में जानते हैं। आइए अब देखते हैं कि अगर किसी हीमोफिलिक मैन की शादी किसी कैरियर वुमेन से हो जाए तो क्या होगा, ठीक है। तो क्या क्रॉस बनेगा, यहां पर क्रॉस का एक एग्जांपल लेके देखते हैं, ठीक है। देखिए, यहां पर एक्स वाई यानी ये मेल है जो कि हीमोफिलिक है, ठीक है। ये सिंबल एच का सिंबल बता रहा है कि ये हीमोफिलिक है, और ये कैरियर वुमेन हो गई, क्योंकि इसमें यहां पर नहीं है, एक ही तरफ है तो कैरियर वुमेन है। इसका मतलब डिजीज इसमें नहीं है, बट डिजीज की कैरियर है। अब यहां क्रॉस के क्या रिजल्ट निकल के आते हैं, आपको तो पता ही है कि क्रॉसेस कैसे करते हैं, ठीक है। अच्छा, तो रिजल्ट निकल सकता है कि हीमोफिलिक डॉटर बनेगी, ठीक है, हीमोफिलिक सन बनेगा, एक नॉर्मल सन और कैरियर डॉटर। अगर 4 बच्चों की पॉसिबिलिटी बनती है, ठीक है, ये पॉसिबिलिटी बन रही है, तो ये जो पॉसिबिलिटी बनती है, तो यानी कि हीमोफिलिक डॉटर भी हो सकती है, हीमोफिलिक सन भी हो सकता है, नॉर्मल सन भी हो सकता है, कैरियर डॉटर भी हो सकती है, ठीक है। तो ये रिजल्ट है, क्रॉस है, किन के बीच में क्रॉस करवाया है, हीमोफिलिक मैन और हीमोफिलिक कैरियर वुमेन के बीच में, ठीक है। अच्छा, तो इसी तरीके से आप फर्दर क्रॉसेस करवा के भी देख सकते हैं, ठीक है। वो रिजल्ट्स आपके सामने आ जाएंगे। रिजल्ट का कॉन्सेप्ट मैंने आपको क्रॉस का कॉन्सेप्ट समझा दिया, ठीक है ना। अच्छा, तो जो है क्या बोलते हैं, आज जो हीमोफिलिक डिजीज और जो जेनेटिक डिसऑर्डर का अभी हमने फर्स्ट एग्जांपल लेकर के चले हम, हीमोफिलिक डिजीज। अब आगे जो है फर्दर और डिजीज लेंगे। आज का जो हमारा लेक्चर वीडियो है उसको यही एंड करते हैं। सो स्टूडेंट्स, कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।